तो हमें मालूम है परमाणु में प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या ये होती है, हमें मालूम है, क्योंकि परमाणु हमारा उदासीन होता है, उदासीन होता है। तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, और यही क्या होगा, परमाणु क्रमांक होगा। मतलब जब प्रोटॉन की संख्या भी बराबर है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बराबर है, तो हमारा परमाणु क्रमांक भी होगा। हम चाहे प्रोटॉन की संख्या की बात करें चाहे इलेक्ट्रॉन की संख्या बोलें, तो दोनों में से किसी एक की संख्या लेना है। जैसे किसी परमाणु में 29 इलेक्ट्रॉन है, तो उसका परमाणु क्रमांक भी 29 होगा, 29। यदि यही चीज हम बोल दें कि किसी परमाणु में 32 प्रोटॉन है, तो 32 प्रोटॉन है, तो उसका परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो ये चीज हमें याद रखना है कि प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, तो दोनों में से किसी एक का संख्या को हम परमाणु क्रमांक बोल सकते हैं। तो यदि हमें प्रोटॉन की संख्या मालूम है और हमसे परमाणु क्रमांक पूछे तो हम आसानी से बता देंगे, जितना प्रोटॉन की संख्या होगी उतना ही परमाणु क्रमांक होगा। या सेम ऐसे ही हमें यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या मालूम है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या मालूम है तो हम परमाणु क्रमांक भी बता देंगे, क्योंकि जितनी इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी उतने परमाणु क्रमांक भी होगा। अब हम देखते हैं कि हमें मालूम है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या जब बराबर होती है और हमारा परमाणु जो होता है उदासीन होता है, परमाणु जो है परमाणु उदासीन होता है। तो ये हमारा परमाणु है, ये नाभिक है, नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में हमारे ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं। तो परमाणु उदासीन हो गया। अब यदि हम किसी परमाणु में अब नाभिक में है तो नाभिक से आवेश कम ज्यादा या फिर अपन वो कर नहीं सकते, तो परमाणु से हम संयोजी इलेक्ट्रॉन जो सबसे बाहरी कक्षा में होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जो सबसे बाहरी कक्षा में होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। हमने पिछली क्लास में बताया था, तो आप पिछली क्लास को भी ध्यान से देख लीजिएगा। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो किसी परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन को बाहें या बाहर से या बाहरी रूप से ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन
अपनी कक्षा से बाहर आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन मतलब मुक्त हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को अपन बाहरी उसमें ऊर्जा देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो हमारे किसी परमाणु से, क्या है, किसी परमाणु से, अब देखते हैं अपन ये इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो क्या होता है कि अपन किसी परमाणु से, परमाणु में इलेक्ट्रॉन, अब जैसे अपन ने ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, मुक्त हो गया, तो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। यहां पे मान लिया कि हमारा 29 प्रोटॉन है और उतनी ही 29 मात्रा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। अब हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन यहां से क्या हो गया, मुक्त हो गए। तो मान लो कि 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गए। तो अब यहां पे बचे कितने, इन सेलों में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी बची, 27, जबकि 29 थी, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए तो 27 बची, जबकि पहले कितनी थी, 29 इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 29। ये हो गई इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन हो गए अपने 29। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई परमाणु में। तो हमारा क्या है, परमाणु पे कौन सा चार्ज होगा, अब जो ज्यादा होगा उसका चार्ज होगा। हमारा ये इलेक्ट्रॉन कम हो गए पर प्रोटॉन ज्यादा है, तो प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, धन चार्ज होता है, धन आवेश होता है। तो हमारा परमाणु कैसा व्यवहार करेगा, परमाणु हमारा धनावेशित हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। जब परमाणु से अपन ने बाहरी उसमें ऊर्जा दिए या किसी और रूप से अपन ने इलेक्ट्रॉन को हटा लिए, उसमें दिए ऊर्जा दिए, तो वो ऊर्जा अपन मुक्त हो गए, इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गए मतलब कम हो गए। और जब कम हो गए यहाँ पे, तो जब इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं सर्कल से, तो हमारे पास क्या है, किसी भी रूप में किसी भी तरह से अपन यदि इलेक्ट्रॉन को संख्या में कमी या वृद्धि करते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी या वृद्धि करना आसान होता है प्रोटॉन की संख्या की तुलना में, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी या वृद्धि करते हैं। तो जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या में यदि कमी होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी होती है, तो प्रोटॉन की संख्या अपने आप बढ़ जाएगी, तो हमारा परमाणु धनावेश हो जाएगा। यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या में, यदि इलेक्ट्रॉन में वृद्धि करते हैं, वृद्धि हो जाती है, तो अपना परमाणु कैसा हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। यदि इलेक्ट्रॉन में कमी होगी तो हमारा परमाणु धनावेशित हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होगी तो हमारा परमाणु इलेक्ट्रॉन के चार्ज की तरह व्यवहार करेगा हमारा, तो ऋण आवेशित हो जाएगा। तो इसको नोट कर लो, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कमी, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण परमाणु धनावेशित हो जाता है, और परमाणु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण या वृद्धि के कारण ऋण आवेशित हो जाते हैं। ठीक है, अब हम आगे नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखते हैं, इलेक्ट्रॉन पर आवेश देख लिए, आवेश की यूनिट देख लिए। अब हम देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। जब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो इसे हम डायरेक्टली हम याद रख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान,
इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, कितना होता है अपना इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान? 9.1 गुणित 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम। 9.1 गुणित 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम। मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होगा? -31 होता है, सॉरी, -31। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है 9.1 गुणित 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम होता है। और यदि हम प्रोटॉन का द्रव्यमान देखते हैं, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.672 गुणित 10 की घात माइनस 27। 1.672 गुणित 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम। और इसी प्रोटॉन के द्रव्यमान की बात करेंगे तो 1.6726 गुणित 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम। यदि अब हम यहीं पे देखते हैं, अब इलेक्ट्रॉन का हो गया, प्रोटॉन का हो गया, इसके बाद में हम देखते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन भले ही आवेशहीन होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, लेकिन उसका द्रव्यमान जरूर होता है। तो द्रव्यमान होता है, तो द्रव्यमान इसका, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होगा? 1.675 गुणित 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम। 1.675 गुणित 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम। तो हमें मालूम है, अब देख लिए हमने तीनों। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या है? 9.1 गुणित 10 की घात ऋण 31 किलोग्राम। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.6726 गुणित 10 की घात ऋण 27 किलोग्राम। और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है 1.675 गुणित 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम। तो अब इन तीनों की अपन तुलना करते हैं। तो तुलना करने से अपन देखते हैं तीनों में सबसे भारी कण, अब सबसे भारी कण क्या होगा? जो जितना छोटा होगा, क्योंकि इनकी पावर क्या है? माइनस में है, तो जो सबसे छोटा अंक होगा वो सबसे बड़ा होगा। ठीक है, तो ये सबसे भारी क्या होगा अपना? सबसे भारी होगा पहले न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन अपना सबसे भारी होगा। न्यूट्रॉन जो होगा सबसे भारी कण होगा। इसके बाद में इससे बड़ी संख्या ये है, तो मतलब ये इससे छोटा होगा। न्यूट्रॉन बड़ा होगा, इससे छोटा होगा प्रोटॉन। और प्रोटॉन से बाद में सबसे छोटा क्या होगा? इलेक्ट्रॉन, मतलब सबसे हल्का। न्यूट्रॉन सबसे भारी होगा, उससे हल्का प्रोटॉन होगा, प्रोटॉन से हल्का इलेक्ट्रॉन। मतलब सबसे हल्का यदि बात करें तो इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होगा सबसे हल्का होगा, सबसे हल्का कण होगा, सबसे हल्का कण होगा। सबसे किन से? इन तीनों में से, तीनों में से सबसे हल्का कण इलेक्ट्रॉन होगा। और सबसे भारी कण कौन सा होगा? न्यूट्रॉन होगा। डी है। अब इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन इनका ये हो गया। अब हम देख लेते हैं इन तीनों में एक दूसरे के रिलेशन में क्या होता है। तो हम देखते हैं कि प्रोटॉन का भार, इन तीनों की तुलना में अपन जब तुलना कर रहे हैं तो कि कौन किससे कितना गुना भारी होगा। तो हम प्रोटॉन का भार देखते हैं। प्रोटॉन का द्रव्यमान या भार बोलो, अपन द्रव्यमान या भार बोल देते हैं। भार, भार और द्रव्यमान दोनों को अपन किलोग्राम में नापते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग चीज होती है। पर अब देख लो, अपन भार की बात कर रहे हैं, तो प्रोटॉन का भार जो होता है, प्रोटॉन का भार होता है इलेक्ट्रॉन के भार का, इलेक्ट्रॉन का
भार गुणित 1836 और इसके बाद देखते हैं हम न्यूट्रॉन का भार। न्यूट्रॉन का भार ये होता है इलेक्ट्रॉन का भार इनटू 1840। मतलब जब भारी कणों की बात कर रहे हैं तो प्रोटॉन का भार होगा इलेक्ट्रॉन के भार का 1836 गुना, और न्यूट्रॉन का भार यदि देखा जाए तो न्यूट्रॉन का भार होगा इलेक्ट्रॉन के भार का 1840। मतलब न्यूट्रॉन हमारा भारी है, प्रोटॉन उससे हल्का है और इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का है। तो ये हमारी तुलना हो गई। अब इसे नोट कर लो और इसे अच्छे से याद रख लो। तीनों में से इनमें से कभी कभी आईटीआई में या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव में एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है। हम जीरो से लेके एडवांस लेवल तक की पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये हमें सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमारे ये सभी काम आते हैं। तो जो एग्जाम में आता है हम वही पढ़ाएंगे और पूरे एक एक छोटी से छोटी बारीक से बारीक चीज बताने की कोशिश करेंगे और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। तो ये था हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल का फर्स्ट पार्ट, जो कि आज कंप्लीट हो गया है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के आज हमें भार, आवेश, चार्ज, आवेश की यूनिट हमें आज पता चली है, आवेश को पढ़ा है। तो इसे दोबारा से 2-3 बार और आप लोग अपने स्तर पर रिवाइज करना और नोट्स जरूर बना लेना, क्योंकि जब साथ ही साथ में नोट्स बनते चलेगी तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी, बहुत फायदा होगा नोट्स से। तो इसके बाद हम देखते हैं इसके बाद का हम